हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ महेश भास्कर। आज अपन नगर पालिका अधिनियम जो चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कल नया साल लग रहा है, आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप बहुत उन्नति करें और 2023 जो आ रहा है उसमें आप लोग एक अच्छी जगह जो आपके डिजायरेबल गोल हैं आप वहाँ पे सेटल हो जाएं। आज जो अपन बात करेंगे, पिछली क्लास में अपन ने धारा 235 तक डिस्कस कर लिया था। कुछ बच्चों ने कहा सर 230 की धारा वो रह गई है, मुझे तो ध्यान नहीं रह गई है, वैसे तो मैंने बोल दी थी नेक्स्ट क्लास में उसको भी लिखवा देंगे अगर ऐसा कुछ है तो। आज जो अपन बात करेंगे वो करेंगे धारा 236 के बारे में। धारा 236 बेसिकली क्या कहती है, ये बताती है कि नगर पालिका क्षेत्र में जैसे कोई बिल्डिंग बनी हुई है और बिल्डिंग के कुछ नॉर्म्स होते हैं कि आपको इतनी हाइट रखनी है, इतना एरिया उसका बाहर रखना है, इतना एरिया उसका अंदर रखना है, उसका बारामदा इस प्रकार से होगा, उसकी छत ऐसी होगी। अब मान लेते हैं कि आप कुछ अपने जो भवन है, अपना जो बिल्डिंग बना रहे हैं, ये वाली बिल्डिंग है और इसका कोई भाग आप बाहर निकालना चाहते हैं। ये बिल्डिंग है और इसका कोई भाग आपने बाहर निकाल दिया, छज्जा बाहर निकाल दिया या सीढ़ियां बाहर निकाल दी, तो आप ऐसा नगर पालिका की अनुमति लेकर ऐसा कर सकते हैं। अगर नगर पालिका परमिशन दे आपको, बहुत व्यवहारिक एग्जांपल से समझते हैं। नगर पालिका आपको बोलती है कि आप जैसे 1 फीट तक अपना बालकनी बाहर निकाल सकते हैं और अगर आपने 1 फीट से ज्यादा बालकनी को बाहर निकाला, इसका मतलब आपने नगर पालिका के जो नॉर्म्स हैं उनका उल्लंघन किया है और उल्लंघन पर आप क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा। और वो जुर्माने की जो राशि है वो 5 से लेके 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। पहला तनाव तो यह आएगा कि अपन ने अभी तक जितनी धाराओं में बात की, हर में जुर्माना, हर में कारावास, उसका भी कुछ सोल्यूशन निकालता हूं मैं, थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाता है, आप चिंता नहीं करें, मैं उसको भी याद करवा दूंगा। अभी जो बात अपन कर रहे हैं धारा 236 की कर रहे हैं, तो आप पे आके और आपको 5 से लेके 10,000 तक का क्या लगा दिया, जुर्माना लगा दिया। फिर भी आप नहीं माने और आपने कहा कि अब जुर्माना तो लगा दिया, पड़ा रहने देते हैं इसको। और थोड़े दिनों बाद में नगर पालिका के कर्मचारी वापस आ गए, आके आपने इसको तोड़ा क्यों नहीं। अब आप पे वापस से जिस दिन जुर्माना लगाया तब से लेके अभी तक आप कंटिन्यू रख रहे हैं, तो 50 रुपए से लेके और 100 रुपए, ये इधर 5 के आगे 0 लगा देंगे, इधर 10 के आगे 0 लगा देंगे, इतना प्रतिदिन के हिसाब से आपको क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा। ठीक, अगली बात अपन करते हैं इसी में धारा 236 में, थोड़ा समझ लेते हैं ताकि मैं भी फ्लो में आ जाऊं, उसके बाद अपन लिख के चलेंगे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि मान लेते हैं कि नगर पालिका क्षेत्र में ये कोई बिल्डिंग बनाई किसी व्यक्ति ने, इसको थोड़ा और व्यवहारिक समझ लेते हैं। और नगर पालिका ने कहा कि आप 2 फीट तक अपनी बालकनी बाहर निकाल सकते हैं, छज्जा बाहर निकाल सकते हैं, और उस व्यक्ति ने 2 फीट बाहर निकाल लिया क्योंकि नगर पालिका के नियम है। अब 2 फीट आपने बाहर निकाला है, थोड़े दिन बाद में नगर पालिका का आदेश आता है कि नहीं, 2 फीट तो नहीं निकाल सकते, आपको 1 फीट ही निकाल सकते हैं। इसका मतलब आपने तो बनवा लिया 2 फीट का, तो 1 फीट आपको तोड़ना पड़ेगा। अब बताओ गलती किसकी इसमें, तो आप कहेंगे नगर पालिका की गलती है। तो नगर पालिका इस भाग को अगर तोड़ा जाएगा तो इसका जो खर्चा होगा वो नगर पालिका अपनी तरफ से देगी कि आपको हमने पहले परमिशन दी थी, अब आप ये जो बिल्डिंग टूट रही है इसका जो खर्चा हमें देना है। कुल मिला के धारा 236 बताती है कि जो कतिपय बहिर्गत भाग हैं उनके लिए अनुज्ञा की बात ये धारा कहती है। ठीक, तो हेडिंग लगाइए, ये धारा आपने समझ ही ली, इसको मैं लिखवा देता हूं, लिखिए। देखिए कतिपय का मतलब था कुछ, बहिर्गत भागों के लिए अनुज्ञा।
इसका मतलब होता है कि कुछ जो भाग बाहर निकालने हैं उसके लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। भाषा में कैसा लिखना है कि नगर पालिका क्षेत्र में, अगर आपको मैं पॉइंट में लिखाऊं तो नगर पालिका क्षेत्र में, या आपको मैं बोल के लिखवा देता हूं, उससे टाइम ज्यादा खराब होगा। नगर पालिका क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति, बहुत साधारण भाषा में लिखते हैं, नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बिना नगर पालिका की अनुमति के किसी भवन का कोई भाग बाहर निकालता है, इसका मतलब समझ गए, किसी भवन का कोई भाग बाहर निकालता है तो बिना अनुमति के हो गया, तो उस व्यक्ति पर जुर्माना 5,000 से 10,000 रुपए तक लगाया जाएगा। 5,000 से 10,000 तक लगाया जाएगा। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात क्या है, तो ये इसको लिख लेते हैं, नगर पालिका क्षेत्र में अगर ऐसा कोई करता है तो जुर्माना 5,000 से 10,000 लगाया जाएगा। फिर भी कोई व्यक्ति नहीं मानता तो प्रतिदिन के हिसाब से जो जुर्माना लगेगा वो जुर्माना 50 से कितना होगा, यस 100 रुपए, 50 से 100 रुपए लगेगा। और अगर नगर पालिका पहले आदेश दे देती है, उसके बाद में अगर कोई भवन का निर्माण टूटता है, ऐसा लिख लो, पहले नगर पालिका आदेश दे दे, पहले अनुमति दे दे और उसके बाद में ऐसा लिख लेते हैं कि मना करे, मतलब पहले अनुमति देके फिर मना करे या प्रतिबंध लगाए। पहले नगर पालिका ने अनुमति दे दी कि साहब आप 2 मीटर तक रख सकते हो, और फिर कहता है कि नहीं, बनाने के बाद कि नहीं, ये तो नया नियम बदल गया, अब आप 1 मीटर रखेंगे, तो लिखिए फिर मना करे तो उस व्यक्ति को प्रतिदाय दिया जाएगा। प्रतिदाय का मतलब उसको कंपनसेट किया जाएगा। प्रतिदाय का मतलब होता है नगरपालिका द्वारा उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। कुल मिला के यहां से एक क्वेश्चन की गुंजाइश है, वो ये वाला है कि अगर कोई व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र में ऐसा कोई भवन बनाता है या भवन का कोई बाहर निकालता है भाग जो परमिशेबल नहीं है, तो उस पर कितना फाइन इंपोज किया जाएगा, दैट वुड बी 5K to 10K। और अगर अपराध कंटिन्यू रहते हैं तो 50 से लेके 100 रुपए प्रतिदिन जुर्माना लगेगा। छोटी सी धारा है 236 की। अब बात करते हैं धारा 237 की, 237। तो हेडिंग लगाइए धारा 237, इसको भी पहले समझते हैं उसके बाद लिखेंगे। धारा 237 बहुत छोटी सी धारा, कुछ इसमें खास बात नहीं है, केवल आपको हल्का सा याद करना है। धारा 237 देखिए, वर्षा जल के लिए पाइप व द्रोणी, या द्रोणी व पाइप, द्रोणी व पाइप, पहले तो आप इसकी हेडिंग डाल लीजिए, वर्षा जल के लिए द्रोणी व पाइप। सबसे पहले तो आप इसकी हेडिंग लगानी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नगर पालिका का क्षेत्र है कोई ऐसा, इसको बहुत व्यवहारिक समझ लीजिए, परीक्षा से क्वेश्चन नहीं आएगा, एक जुर्माने को लेकर आएगा, वो भी बता देते हैं। नगर पालिका क्षेत्र में आप कोई भवन बना रहे हैं तो ये धारा ये कहती है कि आप जब भी भवन बनाए तो वर्षा जल के लिए आप जो भी अपने घर का कोई ड्रेनेज सिस्टम बनाए, ड्रेनेज तो क्या बोलेंगे इसको, कि वर्षा का जल जब आपके छत पे आता है तो आप उसको सिस्टमेटिकली मैनेज करेंगे। आगे धारा 238 अपन जो पढ़ने वाले उसमें भी वो बात है कि वर्षा जल का संग्रहण कैसे किया जाएगा। पर ये धारा इतना ही बताती है कि अगर आपके घर का डिजाइन आपने बनाया है, वर्षा का जल आ रहा और आपके घर से पड़ोसी की छत पे जाके गिर रहा है, तो इसका मतलब या आपने अपने घर पे इस प्रकार, ये आपका घर है
और ये आपके घर की छत है। देखिए मेरे चित्र अजीब होते हैं वैसे, तो आप उसको थोड़ा मैनेज कीजिए। ये घर है, ये घर की छत है, यहां से आपने इतना लंबा सा पाइप निकाल दिया और ये जो पानी फ्लो हो रहा है, ये पानी जो गिर रहा है वो यहां से आने जाने वाले लोगों पर गिर रहा है। काम तो आप गलत कर रहे हैं, ठीक है, सरासर छेड़खानी कर रहे हैं आप लोगों से। इसका मतलब आप जब भी अपना घर बनाओ तो अपने मतलब इस धारा के अकॉर्डिंग तो आपको क्या करना है, वर्षा जल के लिए जो पाइप और जो द्रोणी है उनको इस प्रकार लगाना है ताकि और लोगों को क्या नहीं हो, असुविधा नहीं हो। और आपने असुविधा करी तो आप पे जुर्माना लगेगा। और जो जुर्माने की राशि आपको ध्यान रखनी है वो 1000 से लेके 2000 रुपए तक, 1000 से 2000। तो इसको मैं लिखवा देता हूं आपको। सबसे पहले लिखिए कि वर्षा जल के लिए, बहुत छोटी सी धारा है, वर्षा जल के लिए, वर्षा जल के लिए उचित रूप से द्रोणी व पाइपलाइन लगाई जाएगी। उचित रूप से द्रोणी व पाइपलाइन लगाई जाएगी, पाइपलाइन लगाई जाएगी जिससे कि आम व्यक्तियों को या लोगों को परेशानी नहीं हो, आम लोगों को या व्यक्तियों को परेशानी नहीं हो। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो नगरपालिका द्वारा 1000 से लेके 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो नगरपालिका द्वारा 1000 से 2000 का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, कुल मिला के पिछली धारा में अपन ने क्या बात करी, ये बात करी कि साहब अगर आप मकान बना रहे हैं उसका बिना अनुमति के आपने बहुत लंबा सा एक आपने बालकनी निकाल ली तो ये जुर्माना होगा इसके लिए। और अगर जुर्माना 5 से 10 हजार रुपये लगा दिया और इस अपराध को आप कंटिन्यू रखते हैं तो 50 से लेके 100 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा। और अगर नगर पालिका ने खुद से आपको पहले परमिशन दे दी और उसके बाद में नगर पालिका स्वयं से ही कहती है कि नहीं अब नियम हम बदल रहे हैं, तो फिर आपको प्रतिदाय मतलब आपको भुगतान किया जाएगा। धारा 237 वर्षा जल के लिए द्रोणी व पाइप की बात करती है। अब इससे जुड़ी हुई धारा 238 है, वो वर्षा जल के संग्रहण के बारे में बात करती है कि जब भी बरसात होगी तो आप अपने घर में आने वाले पानी का क्या करेंगे, संग्रहण करेंगे, उसको उचित रूप से उसका ट्रीटमेंट करेंगे या उसको कलेक्ट करेंगे आप। ये बात लिखी गई है धारा 238 में। तो धारा 238 की आप हेडिंग लगा लीजिए, वो अपन बात करते हैं। चलिए धारा 238, धारा 238 23 एक्ट धारा 238 और इसमें है वर्षा जल का संग्रहण किस प्रकार से किया जाएगा। तो हेडिंग क्या लगाएंगे, वर्षा जल का संग्रहण है। वर्षा जल का संग्रहण, वर्षा जल का संग्रहण ये भूखंड के लिए है। मतलब आपका ऐसा कोई भूखंड है, आपके पास ऐसा जो भूखंड है वो 300 मीटर या ज्यादा के वर्ग क्षेत्रफल का है। 300 वर्ग मीटर तो एक लंबा एरिया होता है जनरली। अगर आपके पास में इस प्रकार का भूखंड, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो फिर आपको अपने भूखंड में वर्षा जल के लिए प्रॉपर सिस्टम लगाना पड़ेगा संग्रहण के लिए। क्योंकि ये प्रावधान जो है ये छोटे लोगों के लिए, मतलब जिनके घर छोटे, भूखंड छोटे, उनके लिए प्रावधान नहीं है। वो फिर ऐसा सिस्टम कहां से लगाएं। पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको पहले समझते हैं कि नगर पालिका का कोई क्षेत्र है, नगर पालिका के क्षेत्र में अगर आपके पास भूखंड है, जमीन का टुकड़ा है और वो भूखंड 300 वर्ग मीटर, एक लंबा एरिया होता है, 300 वर्ग मीटर या अधिक का है, या अधिक का है। यहां से परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कितने वर्ग मीटर के
भूखंड में आपको वर्षा जल संग्रहण का प्रॉपर सिस्टम लगाना पड़ेगा, तो 300 वर्ग मीटर है या अधिक के भूखंड में वर्षा जल संग्रहण करना होगा। क्या समझे? इसका मतलब है कि नगर पालिका का कोई एरिया है और नगर पालिका के एरिया में आपके पास एक भूखंड है, जो भूखंड 300 मीटर या अधिक का है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वर्षा जल संग्रहण अपनाना पड़ेगा, सिस्टम अपनाना पड़ेगा। अब ये वर्षा जल संग्रहण है, इसकी प्रणाली भी इसी धारा में आगे दी हुई है स्पष्टीकरण लगा के। मतलब किस प्रकार से आप वर्षा के जल को स्टोर करेंगे वो भी इसी धारा में लिखा हुआ है। पहली बात तो ये कि अगर आपके पास भवन 300 वर्ग मीटर या ज्यादा का है तो आपको वर्षा जल संग्रहण करना पड़ेगा। अब दूसरी बात यह कि कैसे करना है, तो ये संग्रहण का तरीका बताया गया है, तो इसी में बताया गया वर्षा जल संग्रहण का तरीका। वर्षा जल संग्रहण क्वेश्चन आपसे पूछे परीक्षा में कि वर्षा जल संग्रहण प्रणाली की वर्षा का जल जो है उसको स्टोर करने की प्रणाली किस धारा में लिखी गई, तो आपको अभी दिमाग में आ गया कि धारा 238 में बात लिखी गई है। वर्षा जल का जो संग्रहण किया जाता है, यहाँ पे दो प्रकार की प्रणालियों का उल्लेख किया गया है। दो प्रकार से प्रणालियों का तो क्या, दो प्रकार से वाटर स्टोरेज के बारे में बताया गया है। पहला सिस्टम है कि आप, ये आपके घर की छत है, इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये छत ही समझ लेते हैं, ये आपके घर की छत है नगर पालिका क्षेत्र में। इस छत पर वर्षा का जल गिरा तो आप इसको दो प्रकार से इस धारा के तहत स्टोर कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा? पहला तरीका होगा कि आप इस जल को टैंक में स्टोर करो। पानी आया और आपने घर पे बड़ा सा क्या लगा रखा है, टैंक, तो टैंक में स्टोरेज कर सकते हैं आप, टैंक स्टोरेज। और फिर टैंक से, जैसे टैंक में आपने पानी स्टोर कर लिया, उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं, कृषि के लिए यूज कर सकते हैं, पीने के लिए यूज कर सकते हैं, व्हाटएवर आपको जो भी आपको जरूरत है उस हिसाब से यूज कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है कि आपकी छत से पानी आया और डायरेक्ट आपने ऐसा कोई नल लगा रखा जिससे जमीन में पानी चला जाए, तो इससे आपके क्या फायदा होगा आपको लगेगा? देखिए फायदा तो होता ही है, ग्राउंड जो वाटर लेवल है वो ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब आपको क्वेश्चन पूछे कि वर्षा जल संग्रहण प्रणाली कौन सी धारा में बताई गई है? धारा 238 में बताई गई है। वर्षा जल का जो संग्रहण है वो कितने प्रकार से? दो प्रकार से, नंबर 1, नंबर 2। तीसरी जो बात है वो आपको ध्यान रखनी है कि अब राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि, मान लेते हैं कि, बहुत एग्जाम्पल व्यवहारिक दे रहा हूं, मान लेते हैं कि राजस्थान का ऐसा कोई जिला है जहां पे ग्राउंड वाटर वैसे ही बहुत है, तो राज्य सरकार चाहे तो इस नियम में छूट दे सकती है कि आपको वर्षा जल का संग्रहण करने की जरूरत नहीं है। पर ये छूट कौन देगा? ये राज्य सरकार देगी। मान लेते हैं कि राज्य सरकार को लगता है कि माउंट आबू, सिरोही का कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पे वर्षा जल, जो ग्राउंड का जो वाटर है वो वैसे ही लेवल उसका अच्छा है, जरूरत है नहीं ऐसा इस प्रकार का सिस्टम आपको लगाने की, तो राज्य सरकार चाहे तो कुछ नियमों में क्या दे सकती है? छूट दे सकती है। तो क्या लिखेंगे? राज्य सरकार द्वारा नियमों में छूट दी जा सकती है, लिखेंगे। ये तो हो गया टैंक में स्टोर करके, और ये हो गया डायरेक्ट जमीन में, डायरेक्ट ग्राउंड में, डायरेक्ट ग्राउंड, डायरेक्ट जमीन में चला जाएगा पानी। नोट लगाइए, नोट लिखिए, राज्य सरकार चाहे तो, पर राज्य सरकार किस आधार पर चाहेगी कि उस क्षेत्र में जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है अच्छा है, तो फिर राज्य सरकार छूट दे देगी। तो हेडिंग नोट लगाइए, राज्य सरकार नियमों में छूट दे सकती है। यहां पे आपको थोड़ा सा भ्रमित कर सकता है एग्जामिनर कि धारा 238 के तहत जल संग्रहण प्रणाली हेतु या भवनों के लिए नियम है
कि भवनों के नए भवन बनाए जाते हैं या भवनों के लिए या भूखंड के लिए जल संग्रहण प्रणाली में छूट देने की शक्ति किसको मिली हुई है? ए राज्यपाल को, बी नगर पालिका को, सी राज्य सरकार को, डी मुख्य नगर पालिका अधिकारी को। तो ऐसे में आपका आंसर क्या होगा? राज्य सरकार होगा। राज्य सरकार द्वारा छूट दी जा सकती है। किस आधार पर छूट देगी राज्य सरकार? छूट देगी साहब आप का जो एरिया उसमें ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो वैसे ही अच्छा लेवल है। ठीक है, एक आपको और बात बतानी थी कि वैसे तो कल मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा 1-2-5 मिनट का। एक वो आपके ही सपोर्ट से अपन ने एक ऐप बनवाया है, वो खुद का ही है, और उसको आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा उसका, या आपको मैं कल बता दूंगा जब वीडियो डाल के कि उसको आपको प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड करना है। उसमें आपको अब ये संकट नहीं रहेगा कि आप पीडीएफ कहाँ मिलेगा, या कुछ टेस्ट सीरीज है वो कहाँ पे मिलेगी, या कुछ आपको और कंटेंट चाहिए तो वो कहाँ पे मिलेगा, या कोई पेड कोर्स है वो कहाँ पे मिलेगा। कुछ क्लासेस आपको वहाँ भी अवेलेबल हो जाएंगी। इसके लिए आपको मैं कल एक वीडियो बना के आपको मैं लिंक उसका शेयर कर दूंगा, आपको मैं प्ले स्टोर पर बता दूंगा कल, चूँकि नववर्ष है इसलिए मैंने सोचा कि उसको कल के दिन ही शुरुआत कर देते हैं उसकी। अब आप लोगों से, वैसे तो आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, आप लोगों से बार बार कुछ कहना सही नहीं लगता है, इतना है कि उस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे और साथ ही साथ में उसमें स्टार रेटिंग देनी होती है। तो शुरुआत तो उसमें भी उतना कोई कंटेंट है ही नहीं, तो उसकी रेटिंग किस आधार पर आप तय करेंगे? पर आप उसको, आपको लगे कि ठीक है, ठीक काम करेंगे या ठीक काम करते आ रहे हैं, तो आप उसको 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। साथ ही चाहें तो आप कुछ उस पर अच्छा नीचे लिखने का भी है, वहाँ भी लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की संकट है, उनको सही में स्टार रेटिंग देनी भी नहीं आती है, और उसको किस प्रकार से नीचे उसके लिए अच्छे रिव्यूज लिखे जाते हैं वो भी नहीं आते हैं। कोई बहुत ज़्यादा तनाव लेने की बात नहीं है, नहीं आता है तो बाद में सीख लेंगे, ऐसा क्या है, अभी तो आप पढ़िए। ठीक है, तो आप उसको चाहें तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, या अभी आपको मैं बताऊं तो वैसे तो कल आपको मैं एक वीडियो बना के बता दूंगा, पर कुछ अगर आप में से अभी उसको डाउनलोड करना चाहें तो उसका नाम होगा इंडियन एजुकेटर के नाम से। इसको मैं आपको, ये छोड़िए, कल आपके लिए एक वीडियो बना देंगे, उसमें आपको पता लग जाएगा कि वो किस पर कल आ जाएगा ऐप पे, प्ले स्टोर पे, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। अभी तक का अपना इतना काम हो गया है कि सब धारा 238 समझ में आ गई। अब वो नगर पालिका के मूल एक्ट को जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया, उसमें 238 क की धारा आपको शायद नहीं मिलेगी, और कई बुक्स में भी वो मेंशन नहीं की गई है, पर वो धारा 2010 में उसको वापस अमेंड करके जोड़ दिया गया। पार्किंग स्थान के उपबंध, नगर पालिका क्षेत्र में जब भी कोई नई बिल्डिंग बनेगी तो आपको पार्किंग के लिए कुछ प्रावधान है, पार्किंग के लिए आपको सिस्टम लगाना पड़ेगा। तो लिखिए धारा 238। क्या है? लिखिए पार्किंग के लिए उपबंध। इसका मतलब है कि नगर पालिका क्षेत्र में अगर कोई भी भवन बनाया जा रहा है उसमें प्रत्येक में क्या होगी? पार्किंग की व्यवस्था होगी। तो लिखिए नगर पालिका, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड धारा है, 238 के 4-5 पेज में लिखी हुई है मूल एक्ट में, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इसके प्रावधान हैं। और साथ में एक बात और है जो मैंने नोट करी है, वो आपको बता देता हूँ। 238 और 238 क इसके बहुत सारे प्रावधान सिमिलर है, तो अपन को साथ में प्रावधान लिख लेंगे कि इसके क्या क्या प्रावधान है। तो आप अभी इसके बारे में लिखिए। इसका मतलब ये कि नगर पालिका क्षेत्र में अगर कोई भवन बनाया जा रहा है, उस भवन के लिए, उस प्रत्येक भवन में पार्किंग होनी जरूरी है। आप इन्हें सड़क पे गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं, इसे अव्यवस्था हो रही है, तो लिखिए नगर पालिका क्षेत्र में प्रत्येक भवन के लिए पार्किंग होनी आवश्यक है, अर्थात पार्किंग के प्रावधान आवश्यक है, भवन के लिए पार्किंग होना आवश्यक है। ठीक है, 238 में क्या बताया था? प्रत्येक भवन जब भी भूखंड होगा 300 मीटर या ज्यादा का, उसमें आपको जल संग्रहण प्रणाली अपनानी है। और 238 के धारा आपको ये कहती है
कि नगर पालिका क्षेत्र में अगर आप कोई भी भवन बना रहे हैं, अपना कोई मकान बना रहे हैं, तो मकान के पास साथ आपको पार्किंग की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि साहब नगर पालिका क्षेत्र में कुछ प्लॉट ऐसे छोटे काटे जाएं कि जिससे, जैसे ऐसा छोटा प्लॉट है कि जिसमें केवल मकान बनना संभव है और उसके लिए आप पार्किंग, वहां पे इतनी जगह ही नहीं कि आप मकान भी बना ले, पार्किंग भी। तो फिर ऐसे में क्या हो, ऐसे में ऐसा होता है कि चाहे तो राज्य सरकार, नोट लगा के लिखेंगे, पहले इसको लिखे पार्किंग के लिए, तो लिखे नगर पालिका क्षेत्र में प्रत्येक भवन के लिए पार्किंग की व्यवस्था, प्रत्येक भवन के लिए पार्किंग आवश्यक है। ठीक है, इसका मतलब है कि प्रत्येक भवन के लिए क्या पार्किंग की जरूरत है, पार्किंग होनी जरूरी है। नोट लगाइए, राज्य सरकार चाहे तो, नोट लगा के लिखिए, राज्य सरकार इन प्रावधानों में छूट भी दे सकती है। देखिए, राज्य सरकार इन प्रावधानों में छूट भी दे सकती है। ठीक है, आपको याद आ रहा, ये यहाँ तक लिख लिया होगा, राज्य सरकार छूट। आपको याद आ रहा हो तो कल ही परसों की क्लास में मैंने आपको धारा 194 करवाई थी, जो अपनी छूट गई थी। बहुत बड़ी धारा थी, बहुत सारे प्रावधान थे उसमें, और उसकी जो टाइटल आपको मैंने बताया वो बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में समस्त प्रकार के भवन बनेंगे, उन समस्त प्रकार के भवनों के लिए कुछ प्रावधान बताए गए थे आपको। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि 194 धारा में मैंने आपको बताया कि जब भी कोई बिल्डिंग बनेगी, इसके आगे भी आपको लिखना पड़ेगा, उसमें बताया था कि जब भी कोई बिल्डिंग आप बनाएंगे तो आपको नगर पालिका क्षेत्र से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। अब जब नगर पालिका आपको अनुमति देगा कि आप इस घर का यूज कर लो, अर्थात उपयोग प्रमाण पत्र आपको देगा, नगर पालिका तब तक अनुमति नहीं देगा जब तक कि आपने 238 और 238 के प्रावधानों को फॉलो नहीं किया है। नहीं समझ में आया? बताता हूं। ये नगर पालिका का एक क्षेत्र है, नगर पालिका एरिया है, यहाँ पे आपको बनाना भवन, तो आप जाएंगे अनुमति लेने नगर पालिका के पास में, तो नगर पालिका कहेगा हम अनुमति तो दे देंगे। ये कौन सी धारा से मिलेगी अनुमति? 194 की धारा से, मैंने कल बताया था। अब नगर पालिका कहेगी हम अनुमति तो आपको दे देंगे, पर आपको एक काम करना है। महेश भास्कर नगर पालिका एक्ट पढ़ा रहा है और उसमें धारा 238 और 238 क्या पढ़ाई हुई है वो पढ़ के आइए, तो कहेंगे सर उनमें क्या लिखा हुआ है कि उसमें उस टीचर ने यह बताया है कि नगर पालिका क्षेत्र में अगर आपके पास कोई भूखंड है और 300 मीटर या ज्यादा का है तो आपको अपने भूखंड में वर्षा जल के लिए सिस्टम लगाना है। और 238 के में यह बताया गया है कि आपके घर के लिए आपको पार्किंग की जरूरत है। ये शर्तें फुलफिल करोगे तो हम आपको मकान बनाने देंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, मान लेते हैं कि मकान मालिक ने कहा कि सर हम कर लेंगे, और उसने इन दोनों का ही पालन नहीं किया और अपनी मर्जी से कहा कि अब कौन देखने आता है, अपनी मर्जी से क्या कर लिया, मालिक ने घर बना लिया और नगर पालिका को पता लग गया। तो नगर पालिका इस घर को क्या कहेगी कि जो आपने बिल्डिंग बनाई है ना, ये विकास ही आपने गलत तरीके से किया है, अपराधिकृत विकास मान लिया जाएगा, अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट किया आपने, क्या माना जाएगा? अपराधिकृत विकास। पूछा जाएगा अगर नगर पालिका क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी भवन का निर्माण कर रहा है और उसने धारा 238 और 238 के प्रावधानों को फॉलो नहीं किया, तो बनाया गया भवन क्या माना जाएगा? अपराधिकृत विकास माना जाएगा। ठीक, साथ ही साथ में अपराधिकृत विकास है तो साथ ही साथ में नगर पालिका ये भी बोल सकती है कि ये जो बिल्डिंग बनाई है इसमें अब आप इसको काम में नहीं ले सकते, इसमें आपको वाटर का कनेक्शन नहीं मिलेगा, विद्युत का कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या किया आपने? गलत डेवलपमेंट किया है। साथ ही साथ में अब आपने तो कर ही लिया, पर आपको देख के और भी कोई करेंगे, इसलिए आपको 7 दिन के लिए तो डाला जाता है जेल में, तो पकड़ के जेल में लेके जाएंगे 7 दिन। तो साथ ही साथ में आप पर 25,000 से लेके 1 लाख तक, देखिए सबसे बड़ा जुर्माना अभी तक का है ये, 25,000 से लेके और 1 लाख तक का आप पर क्या लगाया जाएगा?
जुर्माना लगाया जाएगा। तो 7 दिन का तो आपको जेल हो गई और 25,000 से लेके आपको 1 लाख तक का क्या हो गया, आपके जुर्माना हो गया है। ये किस में लिखा गया है, ये धारा 238 और 238 के प्रावधानों का उल्लंघन है उसमें लिखा गया है। अब लिखवा देता हूं, समझ में तो आ गई बात ये। तो आप लिखेंगे शायद और समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, इसको अपना आसान बना ही रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए यहां तो लिख लिया ये यहां तक। अब लिखिए नोट लगा के, नोट लगाइए और लिखिए। इसको मैं बोल के लिखवा देता हूं, लिखिए। थोड़ा सा फास्ट बोलूंगा, लेकिन नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति, नगर पालिका क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति भवन बनाता है तो, भवन बनाता है तो नगर पालिका उस व्यक्ति को तब तक भवन बनाने की अनुमति नहीं देगी, तब तक भवन बनाने की अनुमति नहीं देगी जब तक कि उसने धारा 238 और 238 के, धारा 238 और 38 के प्रावधानों को उसने या धारा 238 और 238 के प्रावधानों को का पालन नहीं कर लिया हो, पालन नहीं कर लिया हो। ठीक है, अब थोड़ा आगे लिखिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो अब सीधा ही लिख सकते हैं, नगर पालिका द्वारा एक पूर्णता प्रमाण पत्र होता है। नगर पालिका द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा कि भवन पूर्ण नहीं बनाया गया है, पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या नहीं किया जा सकता, तो अगर इसका उल्लंघन किया है किसी व्यक्ति ने तो एक तो नगर पालिका द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र कि मतलब ये पूर्ण नहीं है बिल्डिंग, पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा, पत्र जारी नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, ऐसे विकास को अपराधिकृत विकास, ऐसे विकास को अपराधिकृत विकास माना जाएगा, अपराधिकृत विकास माना जाएगा। और तीसरा पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, वो लिखिए कि ऐसे भवन को विद्युत का और जल का कनेक्शन भी नहीं दिया जाएगा। वो बात तो फिर उसमें व्यक्ति रह ही नहीं सकते, क्योंकि पानी और लाइट नहीं है तो कैसे रहेंगे उसमें। तो ऐसे भवन के लिए विद्युत तथा जल कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे, विद्युत और जल कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे। ये तो हो गई एक बात। अब जुर्माना कितना लगाया जाएगा, तो लिखिए जुर्माना, क्योंकि उस व्यक्ति ने तो ये तो कर दिया बिल्डिंग के ऊपर। ये मान लो कि बिल्डिंग को पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, उस बिल्डिंग को अपराधिकृत विकास, उस बिल्डिंग को कनेक्शन नहीं मिलेगा, मालिक पर क्या किया जाएगा, तो लिखिए ऐसे व्यक्ति को 7 दिन का कारावास, 7 दिवस का कारावास तथा 7 दिवस का कारावास तथा 25,000 से 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। दोनों का मतलब 7 दिन जेल में भी डाल दिया और आप पे 1 लाख जुर्माना भी लग गया। 7 दिन जेल ही हुई है आपकी, जुर्माना नहीं हुआ, जुर्माना हो गया, जेल नहीं हुई, तो कुछ भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। तो लिखिए 7 दिन का कारावास और 25,000 से लेके 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक, अब जो अपन लिखना चाह रहे हैं वो लिखेंगे धारा 239। तो इसमें आपके समझ में आ गया होगा, मैं एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूं इसको। धारा 238 को, धारा 238 में बताया गया आपको वर्षा जल के संग्रहण की बात। इसका मतलब अगर ऐसा कोई आप भूखंड बना, ऐसा कोई भूखंड है नगर पालिका क्षेत्र में जो 300 वर्ग मीटर से ज्यादा का है, तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, वर्षा जल संग्रहण का सिस्टम लगाना पड़ेगा। और वर्षा जल संग्रहण की सिस्टम जो है, प्रणाली है, उसके बारे में इसी धारा में बताया गया कि ये आपको करना है। 2 प्रकार से वर्षा जल का संग्रहण हो सकता है। राज्य सरकार चाहे तो इन नियमों में क्या दे सकती है, छूट दे सकती है। 238 के में लिखा पार्किंग के लिए उपबंध। पार्किंग के लिए क्या क्या प्रावधान करने, नगर पालिका क्षेत्र में अगर आप कोई भी भवन बना रहे हैं तो आपको उसके लिए पार्किंग के प्रोविजन लगाने पड़ेंगे, पार्किंग होनी चाहिए। राज्य सरकार चाहे तो इन नियमों में क्या दे सकती है, छूट दे सकती है, या भी नगर पालिका नहीं देगी। साथ में बताया गया कि नगर पालिका
प्रमाण पत्र उस भवन या भूमि के लिए तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने 238 और 238 के प्रावधानों को पालन नहीं किया है। ठीक है, 238 में वर्षा जल का संग्रहण, 238 के में पार्किंग के लिए। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई निर्माण कर लिया तो उसे अपराधिकृत विकास बोला जाएगा। साथ में ही उसको विद्युत का और अन्य जल का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ में ऐसे व्यक्ति पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और उसको जेल में भी डाला जा सकता है। 7 दिवस जेल और 25,000 से लेके 1 लाख तक का ये जुर्माना सबसे भारी जुर्माना है जो अभी तक अपन ने देखा है। ये जुर्माना लगाया जा सकता है। यहां तक अपन ने बात कर ली 238 की। अब बात करते हैं धारा 239 की, जिसमें कुछ खास नहीं है। इस तरह की मकानों पर बैरिकेड इत्यादि लगाना, इसको मैं आपको बहुत देसी भाषा में समझा देता हूं। देसी भाषा में ऐसा समझना है कि आजकल तो देखो नहीं होते हैं और शायद आप में से कुछ तो न्यू जनरेशन के हैं, कुछ थोड़े से पहले की जनरेशन के हैं। तो ये मकान बनाया, बहुत व्यवहारिक समझना है। 239 की धारा आपकी अभी समझ में आ जाएगी। तो जनरली वास्तुशास्त्र ऐसा बोलता है कि आपका अगर ये घर है और आपके घर का मुख जो है वो है, मान लेते हैं कि पूर्व की तरफ आपके घर का मुख है, पूर्व की तरफ। ठीक है, तो ऐसा है कि आपके घर का ये वाला जो कॉर्नर है, कौन सा, इधर आपके हो गया पश्चिम, मतलब इधर पूर्व नहीं करेंगे, मैं आपको मेरे हिसाब से एक बार बता रहा हूं। ठीक है, चलिए इधर लिख देते, पश्चिम लिख देते, इधर पश्चिम वापस बनाते हैं। ये आपका घर, ये आपके घर का उत्तरी कोना, ये आपके घर का दक्षिणी कोना, ये आपके घर का पूर्वी कोना और ये आपके घर का पश्चिमी दिशा, पश्चिम दिशा। तो ऐसा जनरली माना जाता है, कोई भी घर होता है उसका दक्षिण और पश्चिम जो कोना है वो ऊपर होना चाहिए, मतलब हल्का नहीं होना चाहिए। उस घर में समृद्धि अच्छी आती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस दीवार को बड़ी कर देते हैं और या इस दीवार को ऐसे थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ऊपर कर देते हैं। इसका मतलब इस घर का ये कॉर्नर क्या हो गया, भारी हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं कि साहब आप जब घर बना रहे होते हैं, यहाँ पे झंडा लगाने के लिए इस प्रकार कुछ ईंटें लगाकर अच्छा सा एक डिजाइन तैयार करवा लेते हैं कि यहाँ पे हम झंडा लगा देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, साहब वर्षा का जल आएगा इसलिए यहाँ पे अच्छी अच्छी नालियां निकलवा देते हैं। यही बात 239 में लिखी गई है। इस पे लिखा गया अब क्यों, क्योंकि जब भी नई बिल्डिंग बनेगी, मान लेते हैं कि क्यों लगा दिया आपने, तब आपने झंडे के लिए कोई भी ऐसा नहीं लगाया है, और झंडे के लिए लगाना वैसे कंपल्सरी नहीं, पर बता रहा हूं। और फिर आपके बगल में एक नया घर और बन गया और आपने झंडे के लिए कुछ लगाया नहीं था। अब आप यहाँ पे ठोका पीटी करेंगे तो पड़ोसी और डिस्टर्ब हो जाएगा या उसकी बिल्डिंग पे दरार आ सकती है। ये 239 में लिखा हुआ है कि जब भी बिल्डिंग बनेगी तो आप अपने मकान पर ब्रैकेट लगाएंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पे बस 239 में। पहले के समय में क्या होता था, अभी भी विद्युत के लिए कोई अगर कनेक्शन जा रहा है तो आप पहले एंगल ठुकवा लीजिए। ठीक है, या आपको लगता है कि साहब वाटर के कनेक्शन के लिए कुछ जगह छोड़नी है तो आप वाटर के कनेक्शन के लिए जगह छोड़ सकते हैं। या पहले के समय में लैंप वगैरह लगते थे तो उसके लिए आप जगह छोड़ लीजिए ताकि फिर दिक्कत नहीं आए। ये बात लिखी गई है धारा 239 में। तो लिखिए धारा, ये कोई परीक्षा के लिए काम की नहीं है, लिखिए धारा 239। लिखिए मकानों पर ब्रैकेट्स, ये बैरिकेड नहीं है, ब्रैकेट्स इत्यादि लगाना परीक्षा के लिए काम की नहीं है। बस आप इतना लिख लो कि मकानों पर ब्रैकेट्स इत्यादि लगाना। और ब्रैकेट्स का मतलब मैंने समझा दिया, अगर आपका ये मकान है तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की ऐसी जगह छोड़ देना ताकि कोई विद्युत का कनेक्शन आए, जल का कनेक्शन अगर आता है या फिर गैस का कनेक्शन आता है या आपको घर पे कोई लैंप चिमनी इस प्रकार के सिस्टम लगवाने हैं तो फिर आगे डिस्टर्बेंस नहीं हो। इतना ही इस धारा में तो लिख सकते हैं कि विद्युत कनेक्शन के लिए कोमा, जल के लिए कोमा, गैस के लिए या अन्य कोई भी इस प्रकार की व्यवस्था के लिए
मकानों पर ब्रैकेट्स लगा देंगे, इतना ही लिखा हुआ है। अब नहीं लगाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ये लिखा हुआ है कि ऐसा लगा लेना चाहिए। अब बात करते हैं धारा 240 की। तो 239 में बस आपको केवल इतना रखना है, मकानों पर ब्रैकेट्स। आपको मान लेते हैं मिलान करवाने वाली धारा कभी पूछ ले तो वहां पे आपको 239 याद रखना कि मकानों पर ब्रैकेट्स इत्यादि लगाने की धारा कौन सी है, 239 है। अब बात करते हैं धारा 240 की। धारा 240 की आपको ये भी आपने व्यवहारिक देखा है, इसमें लिखा है कि मार्गों के नाम और मकानों का संख्यांकन। कुल मिला के कि आप जब भी किसी सिटी में जाते हैं तो आपने देखते हैं कि महात्मा गांधी मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद पार्क, इस प्रकार के नाम आपको मिलेंगे। ठीक है, MI रोड, मिर्जा इस्माइल रोड आप देखते हैं, तो इस प्रकार के नाम आपको मिलते हैं। पहली बात तो है कि ये शहर में जब आप भी जाते हैं, चूंकि नगरपालिका शहरी क्षेत्र की बात करें तो ये नाम रखेगा कौन, तो साहब ये रखेगा नगरपालिका। ये ध्यान रखना है कि अर्थात किसी भी मार्ग का अगर नाम रखना है कि आप गए वहां पे लिखा हुआ जवाहरलाल नेहरू मार्ग, ऐसा ये नाम कौन रखेगा, तो ये नगरपालिका रखेगी। दूसरा सा बात ये है कि जब भी इस प्रकार का नाम रखा जाएगा, आपको कैसे पता लगा जवाहरलाल नेहरू मार्ग है, तो जहां से जो मार्ग शुरू होता है उसके पहले या तो बड़ा सा बोर्ड लगा देंगे, इस प्रकार का गोल बोर्ड होगा, ऊपर से गोल बोर्ड और जवाहरलाल नेहरू मार्ग लिखा होगा, या जहां पे मार्ग खत्म होता है वहां पे भी आपको लिखना है। मतलब दोनों जगह आपको क्या, जनरली यहाँ पे नहीं लिखते हैं पर ये लिखा हुआ है कि जहां शुरू और खत्म होता है वहां पर आपको नाम लिखना पड़ेगा कि साहब इस मार्ग का नाम ये है। अब राज्य सरकार को लगता है कि साहब हम बताते हैं आपको एक नाम रखना है हमारी तरफ से, नगरपालिका को आदेश दे, तो क्या वो नगरपालिका आदेश मान लेगी या नहीं मानेगी? हाँ, मान लेगी। नगरपालिका को आदेश मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर राज्य सरकार एक सेकंड, अगर राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका को कोई आदेश दिया जाता तो बाध्यकारी होगा। मैं तो भूल ही गया फोन के चक्कर में कि आपको लिखवा नहीं रहा हूं, अभी तो समझा रहा हूं। कुल मिला के नगरपालिका क्षेत्र में, देखिए फोन आके डिस्टर्ब हो गया है ना, वापस बताते हैं आपको। कुल मिला के नगरपालिका का एक क्षेत्र है, वहां पे कोई मार्ग है और इस मार्ग का आपको क्या करना है साहब, नाम रखना है। तो नाम रखेगा कौन, तो आपको पता लग गया नगरपालिका रखेगी। आपको कैसे पता चलेगा, तो नगरपालिका यहां और यहां पे बोर्ड लगा देगी। पर राज्य सरकार ने कहा कि आप एक हमारा नाम रखिए। अब वो क्या नाम रखेंगे आप, या रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये बाध्यकारी आदेश है। तो राज्य सरकार चाहे तो नगरपालिका को आदेश दे सकती है कि हमारा भी एक नाम लिखिए, जो हम चाह रहे हैं वो नाम लिख दीजिए। ठीक है, साथ ही साथ में आपको पता है कि नगरपालिका क्षेत्र में जब भी जाएंगे तो मकानों के बाहर एक नेम प्लेट एक लगी होगी नगरपालिका क्षेत्र में, और ये जो नेम प्लेट है ये आपको लगानी बाध्यता है। ऐसा नहीं कि किसी ने नगरपालिका वाले लगा के गए कि ये मकान का ये नंबर है और आपने उस प्लेट को अंदर घर पे रख लिया, नहीं, आप पे जुर्माना लग सकता है 1000 से लेकर 2000 तक का। ठीक, तो लिखिए मार्गों के नाम व मकानों का संख्यांकन, धारा 240। इसका मतलब मार्गों के नाम और मकानों का संख्यांकन, मतलब मार्गों के तो नाम रखने और मकानों की संख्या। तो सबसे पहले मार्गों के नाम की बात करते हैं। मार्ग नाम। अब मार्ग का नाम रखेगा कौन, तो लिखिए नगरपालिका द्वारा रखा जाएगा। नगरपालिका द्वारा। कैसे पता लगेगा जनता को, तो जहां से शुरू है, क्या शुरू है, मार्ग शुरू है, जहां से शुरू है तथा जहां पे खत्म है, वहां पर बोर्ड लगाया जाएगा।
वहां बोर्ड लगा दिया जाएगा कि इस मार्ग का नाम ये है। और इसमें एक तीसरी बात है, राज्य सरकार, ये अब नीचे जगह नहीं है, मैं बोलूंगा इसको, राज्य सरकार नगर पालिका को बाध्यकारी आदेश देके, बाध्यकारी आदेश देके, बाध्यकारी आदेश देके और किसी मार्ग का नाम अपने हिसाब से रखवा सकती है। बहुत देसी भाषा में लिखना है, किसी मार्ग का नाम अपने हिसाब से रखवा सकती है। ठीक, ये तो गया मार्ग का नाम। तो मार्ग के नाम में आपको तीन बातें रखनी है। पहली बात क्या, पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि साहब मार्ग का जो नाम है वो किसके द्वारा रखा जाएगा। तो आपको दिमाग रखना है साहब नगर पालिका द्वारा। जनता को कैसे पता लगेगा, बोर्ड लगा देंगे। और राज्य सरकार चाहती है तो नगर पालिका क्षेत्र में किसी मार्ग का नाम राज्य सरकार रखवा देगी। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है इसकी, मकानों के संख्याकन की। तो अब मकानों का संख्यांकन भी कौन करेगा, नगर पालिका। तो दूसरा लिखिए मकानों का संख्यांकन। मकानों का संख्यांकन कौन करेगा, मकानों का संख्यांकन तो लिखना नगर पालिका द्वारा, नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। और सिंपल भाषा में लिखवाता हूं, घर के बाहर या घरों के बाहर, ऐसा लिखा हुआ नहीं उस एक्ट में, मैं आपको समझाने के लिए, घरों के बाहर प्लेट लगा दी जाएगी, नंबर की प्लेट, संख्या की प्लेट, नंबर प्लेट, नंबर प्लेट लगाई जाएगी। और कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो दंड होगा। इसको मैं बोल के लिखवा देता हूं। तो लिखिए, अगर किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो 1000 से लेकर 2000 तक का जुर्माना। 1000 इधर लिख लेते हैं, 1K से 1000 से 2000 क्या होगा, जुर्माना। 1000 से लेके 2000 का क्या लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं धारा 241 की। ये आपको समझ में आ गया, इसमें ज्यादा कुछ खास बात नहीं है कि एक तो मार्गों के नाम रखे जाएंगे और मकानों की संख्या दी जाएगी। मार्गों के नाम भी कौन रखेगा, नगर पालिका। मकानों की संख्या भी कौन देगी, नगर पालिका। मकानों की संख्या में इतना कि आपने एक नंबर प्लेट नहीं लगाई है अपने घर के सामने तो फिर आप पे जुर्माना लगाया जाएगा। और मार्गों के नाम के साथ में ये एक साहब राज्य सरकार चाहे तो अपने हिसाब से नाम रखवा सकती है। ठीक, अब बात करते हैं सर मूर्तियों की स्थापना। इसका मतलब है कि नगर पालिका क्षेत्र में आप देखते होंगे कि मूर्तियां लगाई जाती हैं। ठीक, इसका मतलब आप किसी पार्क में देखते हैं सब भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब की आपको मूर्ति लगी मिल सकती है, महात्मा गांधी की मिल सकती है, भगत सिंह की मिल सकती है, चंद्रशेखर आजाद की मिल सकती है। आपको ऐसे मूर्तियां लगी हुई मिल सकती है। ये मूर्तियां लगाएगा कौन, तो ये लगाएगी नगर पालिका। पर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से, देखिए इसमें बहुत बड़ा लोचा होने वाला है, इसको समझिए। राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से लगाई जाएगी। पर आपको पता है कि असामाजिक तत्वों की कमी है नहीं, वो हर जगह अवेलेबल होते हैं। अगर किसी मूर्ति को विकृत कर दिया या किसी मूर्ति को तोड़फोड़ कर दी किसी ने, तो एक तो ये बात। दूसरी, आपको लगे कि यार मैं स्मार्ट दिखता हूं तो मेरी मूर्ति लगवा देता हूं हमारे वाले पार्क में, लोग बहुत सारे इंप्रेस हो जाएंगे मेरे से। आपने क्या किया, खुद की एक बढ़िया सी मूर्ति बनवा ली और आपने अपने पार्क में लगवा दी, जो आपके आसपास में पार्क है। तो अब ये मूर्ति लगाना ये बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। आपसे कोई इंप्रेस तो हो जाए मूर्ति देख के आपकी, पर राज्य सरकार इंप्रेस नहीं होगी, वो आपको जेल में डाल देगी। 2 से लेकर 6 महीने तक जेल आपकी हो सकती है और 25,000 से लेकर 50,000 तक आपको जुर्माना लगाया जा सकता है। तो आप किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में खुद की मूर्ति लगवा दे अपने बगल वाले पार्क में, जेल हो जाएगी, ध्यान रखिए। ठीक, और वो जेल कितने दिन, 2 से लेकर 6 माह तक की हो जाएगी नगर पालिका एक्ट के अकॉर्डिंग। और 25,000 से लेकर 50,000 तक आपको जुर्माना लगाया जाएगा। और ये रिकमेंडेशन नगर पालिका, मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा की जाएगी। इस आदमी ने ये काम किया है, तो किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में अपने को मूर्ति उर्ति नहीं लगवानी है। तो बात क्या है यहाँ पे, बात ये है कि मूर्तियों की स्थापना धारा 241। मूर्तियों की स्थापना, इसको मैं शॉर्ट में बोल के लिखवा देता हूँ।
तो लिखिए मूर्तियों की स्थापना नगरपालिका द्वारा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बाद की जाएगी। राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बाद की जाएगी। पूर्व अनुमति के बाद की जाएगी। अब या तो कोई मूर्ति बिना अनुमति के लगाए या मूर्ति को तोड़ दे, तो मूर्ति को कोई विकृत कर दे, खंडित कर दे, हाथ तोड़ दे, पैर तोड़ दे, मूर्ति का विकृत कर दे, या बिना अनुमति के मूर्ति लगाए, बिना अनुमति के मूर्ति लगाएं, तो फिर इसमें ऐसा होगा कि आप पे जुर्माना भी लगाया जाएगा और साथ साथ में आपको जेल में डाला जाएगा। तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत ज्यादा कई बार आप फिल्मी हो जाएं और कहेंगे आपके घर के सामने मैं मेरी मूर्ति लगवा दूंगा, और या बगल वाले पार्क में जहाँ पे आप लोग बैठते हैं वहां पे मेरी मूर्ति लगवा दूंगा। अब आप मूर्ति तो लगवा देंगे पर राज्य सरकार आपसे इंप्रेस नहीं हो कि आपको क्या कर देगी, जेल में डाल देगी, और आपके ऊपर जो चार्जेस लगेंगे वो 2 से लेके 6 माह तक का कारावास और 25,000 से लेके 50,000 तक आप पे जुर्माना। तो आपको ध्यान रखना है, कारावास होगा और जुर्माना भी होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए, मूर्ति को कोई विकृत करता है या बिना अनुमति के, बिना राज्य सरकार की पूर्व अनुमति की मूर्ति की स्थापना की जाती है तो 2 से लेके 6 महीने तक कारावास, 2 से 6 माह तक का कारावास तथा 25,000 से लेके 50,000 तक का जुर्माना। 25,000 से लेके 50,000 तक का जुर्माना। अब बात करते हैं धारा 242 की। वो छोटी सी धारा है, आसान सी। इसमें एक साहब पहले इसको समझ लेते हैं कि इसकी जो हेडिंग है वो है कि झाड़ियों और वृक्षों को हटाया जाना, उनकी काट छांट करना। बहुत वैसे तो लंबी धारा है एक्ट में तो, पर यहाँ पे आपको आसानी समझ में आ जाएगी। इसका मतलब है कि कोई आम रास्ता जा रहा है और आपका उसके बगल में कोई खेत है और आपके खेत में आप बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं और उन वृक्षों की वजह से आप वो आम रास्ता वो डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे ये रास्ता है आम रास्ता, यहाँ पे आपका खेत है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वृक्ष लगाए हुए। वृक्ष का फोटो तो मैं बना ही सकता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। ये वृक्ष है और ये वृक्ष की टहनी डालियां इतनी बड़ी हो रखी कि इस रास्ते पे आने जाने वाले लोगों के टच होती हैं। अब नगरपालिका को लगा कि साहब इस वृक्ष की वजह से कोई दुर्घटना भी हो सकती है, या यहाँ पे कोई झाड़ियां उगी हुई है तो दिखाई नहीं दे रहा है, गाड़ी का हॉर्न नहीं सुनाई देता है, और या फिर विजिबिलिटी नहीं अच्छी है, तो नगरपालिका उस व्यक्ति को कहेगी जिसका खेत है साहब आप इसको क्या कर दो, हटवा दो। और वो हटवाए तो ठीक है, अदरवाइज नगरपालिका खुद से हटवा देगी और इसकी जो वसूली है वो उस व्यक्ति से कर लेगी। ये बात इतनी लिखी गई है, तो आप लिख लो हेडिंग लगा के, धारा 242 वृक्षों झाड़ियों आदि का हटाया जाना तथा काट छांट इसका मतलब है कि नगरपालिका क्षेत्र में, अब इसको लिख ही लीजिए शॉर्ट में, देखिए नगरपालिका क्षेत्र में अगर किसी वृक्ष या झाड़ियों की वजह से आम व्यक्तियों को असुविधा होती है तो नगरपालिका द्वारा उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा, स्वामी को नोटिस दिया जाएगा, नगरपालिका द्वारा स्वामी को नोटिस दिया जाएगा तथा उस वृक्ष या झाड़ी को हटवा दिया जाएगा। अन्यथा अगर वह व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो नगरपालिका स्वयं उसे हटवा देगी तथा इसकी वसूली बकाया राजस्व, जो आपको मैंने बताया था एक दिन पहले, इसकी वसूली किसके रूप में होगी, उसका नाम क्या होगा, बकाया राजस्व के रूप में इसकी क्या की जाएगी,
वसूली की जाएगी। ठीक है, इसके बाद में लिखते हैं धारा 243, इसका टाइटल है खतरनाक भवन। इसको थोड़ा सा आप देख लेते हैं। खतरनाक भवन, ये आपको सीधा परीक्षा में से पूछा सकता है। खतरनाक भवन कहाँ पे लिखा हुआ, 243 में, ये आपने लिख लिया होगा। अब लिखिए धारा 243, इसमें लिखिए खतरनाक भवन। खतरनाक भवन, अब इसके बारे में आपको ध्यान रखना कि खतरनाक भवन पहले तो होता क्या है। देखिए, खतरनाक भवन का मतलब ये होता है कि ऐसा भवन जो गिरने की स्थिति में हो और वहां के लोगों को नुकसान पहुंचाए दे। तो जैसे नगर पालिका क्षेत्र में कोई ऐसा भवन बना हुआ है जो कि गिरने की स्थिति में हो और इससे आसपास के लोगों को खतरा हो रहा हो, या ऐसा कोई भवन है जो जर्जर अवस्था में हो, तो नगर पालिका उस भवन को हटाने के लिए, मानते कि ऐसा है कि साहब वो भवन है तो पुराना, पर इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं। भवन क्या है, पुराना है। एक तो ऐसा हो सकता है कि साहब भवन पुराना है और गिर सकता है, तो सामान्य स्थिति है, तो ऐसे में नगरपालिका नोटिस देगी उस व्यक्ति को। सामान्य स्थिति में क्या दे सकती है नगरपालिका, नगरपालिका नोटिस देगी और उसकी अवधि कितनी होगी, 2 दिन। यह आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब नगरपालिका क्षेत्र में अगर कोई ऐसा भवन है जो गिर सकता है, गिरने की स्थिति में, मतलब खराब स्थिति में है, तो नगरपालिका ऐसे व्यक्ति को क्या कहेगी, साहब आप इस बिल्डिंग को थोड़ा सा ठीक कराओ। या ऐसा भी हो सकता है कि साहब गिरने की स्थिति में हो, इसका मतलब ये है कि साहब वो खतरा है वो बहुत आसन हो। ठीक है, अर्थात ये तो सामान्य स्थिति है कि भवन है तो खराब, तो नगरपालिका उस व्यक्ति को 2 दिन का नोटिस देगी, कहेगी आप इसको क्या लगा दो, बाड़ लगा दो, कवर कर दो इसको। अब कवर करने का मतलब यूं नहीं आप कहोगे सर बिल्डिंग गिरेगी तो कवर करने से क्या मतलब, कवर करने का मतलब कोई दीवार आगे खड़ी करवा दो, ताकि ये जब बिल्डिंग गिरे और गिरे तो इसका कोई पर्टिकुलर छज्जा वगैरह गिरे तो किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं हो। या ऐसा हो सकता है कि साहब ये जो आपका मकान है ये गिरने की स्थिति में है, यहाँ पे खतरा सामान्य है और यहाँ पे कि साहब खतरा आसन है, निकट खतरा है कि गिर ही जाएगा। ठीक, ऐसे में क्या होगा कि साहब नगरपालिका द्वारा उसकी मरम्मत के नोटिस दिए जाएंगे कि साहब आप इसको मरम्मत कर लो या इसको हटा दो, यहां से गिरा दो खुद से ही। और वो नोटिस है उसकी अवधि 3 दिन होगी। ये ध्यान रखना, मैं इस पे इसलिए जोर दे रहा हूं। अगर सामान्य स्थिति में है, गिर सकता है, तो 2 दिन का नोटिस दे, गिर कहेगी इसको कवर कर दो। अब चूंकि मरम्मत वगैरह करवानी है तो फिर उसके लिए तो आप कहोगे सर खतरा तो ज्यादा यहाँ है, नोटिस की अवधि 3 दिन है। भाई उस व्यक्ति को उसकी मरम्मत भी करवानी पड़ेगी, या उसको हटा रहा तो थोड़ा टाइम भी लगेगा, मिस्त्री भी बुलाएगा, तो इसके लिए अवधि कितनी है, 3 दिन की अवधि है। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मकान को ठीक करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं उस व्यक्ति ने लापरवाही बरती और नगरपालिका के नोटिस पे कोई ध्यान नहीं दिया और मकान गिर गया, और गिरने से आस पड़ोस के लोगों को नुकसान हो गया, कोई जान माल की हानि हो गई, तो उस जो खतरनाक भवन है उसका जो मालिक है उससे उसकी भरपाई ली जाएगी पूरी। तो तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, मकान गिर गया तो इसकी जो भरपाई है, मतलब इससे जो नुकसान हुआ है वो भरपाई स्वामी से ली जाएगी। समझ में आ गया, नहीं समझ में, एक बार और बता देता हूं। देखिए खतरनाक भवन की बात 243 में लिखी गई है। खतरनाक भवन एक तो हो सकता है कि साहब गिर सकता है, थोड़ा खतरा है, तो उसको नगरपालिका उस व्यक्ति को 2 दिन का नोटिस देगी, कहेगी इसको ठीक करवा लो, खतरा है गिर जाएगा कभी। यहाँ पे साहब हिल रहा है, गिर जाएगा, आज ही गिर जाएगा, कल ही गिर जाएगा, तो 3 दिन का नोटिस देके नगरपालिका कहेगी या तो आप ठीक करवा लो इसको या इसको हटवा दो यहाँ से। उसने ध्यान में नहीं दिया 3 दिन, तो मकान गिर गया, तो अब स्वामी को क्या करना पड़ेगा, अब उसकी भरपाई देनी पड़ेगी। ये बात आपको यहाँ पे लिख लेनी है। आज अपन करेंगे भी इतना ही, बहुत लंबा हो गया, 1 घंटे की क्लास हो गई है, तो आप इतना लिख लो। ठीक है, तो क्या क्या लिख सकते हैं इसमें, आप इसमें लिख देंगे खतरनाक भवन के बारे में,
और खतरनाक भूकंप की दोनों स्थितियां लिख लेंगे। अगर सामान्य स्थिति है तो 2 दिन का नोटिस है, खतरा निकट है तो 3 दिन की, और अगर गिर गया तो इसकी भरपाई है उससे पर्टिकुलर मालिक से ली जाएगी। फुल स्टॉप लगा लेते हैं। ठीक है, आज अपना लगभग 1 घंटे क्लास हो गई। आपने इसको एंजॉय तो क्या ही किया होगा। आपने मुझे 1 घंटे के लिए झेलना है, और झेलना ही होता है, ये इतना एक्ट ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप लोगों को ये थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा। कोशिश करते हैं आसान करने की, थोड़ी धाराएं और बची हैं, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट सोचते हैं क्या करते हैं। तो अभी अपन क्लास को बंद करते हैं और आप लोग इसको नोट्स बना लीजिए। आप अच्छा कमेंट करते हैं, मुझे मोटिवेशन देता है। साथ में मैंने वीडियो के नीचे नंबर देके रखता हूँ, आपकी कोई क्यूरीज हो वो मुझे वहाँ पे पूछ लिया करें, और कम से कम दुनिया देखती है तो कम से कम एक अच्छा कमेंट कर दिया करें आप लोग। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। क्योंकि आप लोग अगर अच्छा कमेंट करते हैं, देखिए वैसे तो क्या कमेंट तो आते जाते रहते हैं, पर वो जैसे सोनू सूद कह रहे हैं वैसे कि ये घर तो अपनों से बनता है, वैसे आपके अच्छे कमेंट है वो तो अपनों से मिलेंगे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।